सुनीता यादव जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती अमृता सिंह जी, पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित जी, उत्तर प्रदेश आपदा नियंत्रण विभाग के आरती साहू जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की संख्या में यहाँ की जनता है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देश के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है और राज्यों के अंदर जो कुछ विधानसभा सीटें खाली हुई थी उन पर उपचुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 ऐसी सीटों पर उपचुनाव वर्तमान में चल रहे हैं जहां पर या तो विधायक के द्वारा इस्तीफा दिया गया या दुखद मृत्यु के कारण वह सीट खाली हुई। ऐसी 7 सीटों पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। देवरिया की सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और विधायक रहे स्वर्गीय जगमेजय सिंह जी के कारण, उनकी दुखद मृत्यु के कारण खाली हुई और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को यहां पर प्रत्याशी बना करके आपके बीच में लेकर के आई है और आप सबसे अपील करने के लिए आप विशेष रूप से मैं और प्रदेश अध्यक्ष से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश के अंदर जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को समाप्त करके विकास की भूमि के साथ जोड़ने के लिए गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आप उसी अभियान में आप सबको जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपका आह्वान करने के लिए हम लोग देवरिया में आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। भाइयों, मैं पिछले दिनों देवरिया आया था और जब मैं उस समय देवरिया आया था तो उससे पहले ही देवरिया के विकास से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया। जैसे कि कोरोना कालखंड के दौरान जब हर व्यक्ति अपना बचाव करने में लगा हुआ था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, उस समय हम लोगों के मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण जनता की सेवा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे थे। और मैं जब देवरिया आया था तब मैंने स्वयं साई जी से भी कहा था कि यहाँ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और स्वयं की प्रवाह किए बगैर हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण जनता जनार्दन की सेवा के साथ जुड़े रहे और बाढ़ से राहत देने में अपना योगदान देते रहे। राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है और जनता की सेवा करना, और अगर सत्ता है तो सत्ता को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने के साथ साथ हरेक नागरिक को सुरक्षा का माध्यम बनाना, इसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया है। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाना, इसे हम लोग अपना राजनीतिक दायित्व मानते हैं। लेकिन आपने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तमाम अन्य राजनीतिक दलों को देख
देखा होगा, उनके लिए परिवार ही देश है, परिवार ही समाज है, और परिवार के बाहर दृष्टि उनकी नहीं जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिषेक होता है, इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना समर्थन और सहयोग दिया और प्रधानमंत्री बनते हैं। तब उन्होंने कहा था, मैं इस देश की राजनीति की धूलि को बदलूंगा। जो देश की योजनाओं का लाभ परिवार को, जाति को, मत और मजहब के आधार पर देने की एक कुत्सित मंशा 1947 के बाद से कांग्रेस ने और आज के विपक्षी दलों की सरकारें जब थी तब उन्होंने प्रारंभ की थी, उस धोरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। उन्होंने कहा नहीं, इसका लाभ गरीब को मिलना चाहिए, इसका लाभ किसान को मिलना चाहिए, इसका लाभ गांवों में जाना चाहिए, इसका लाभ नौजवानों को मिलना चाहिए, और योजनाओं का सही हकदार तो समाज का प्रत्येक तबके का हर नागरिक इसका हकदार है। इसमें हम विकास सबका करेंगे, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, विकास सबका। और तभी उन्होंने मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। आपने देखा होगा, सामान्य रूप से जो कार्य हो रहा था, जब दुनिया कोरोना से अपने आप को बचाव कर रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के लोग अन्य राज्यों में रह रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्या हाल हो रहे थे वहां पे, कोई पूछ नहीं रहा था। और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वहां कोटा से अपने छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का कार्य हो रहा हो, या प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों को सुरक्षित उनके घरों को भेजने का कार्य रहा हो, या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक एक व्यक्ति को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उनके लिए राशन की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, और उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के साथ ही बिहार, बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों के लोगों को भी राहत देने का कार्य करने का कार्य किया गया। ये कार्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे लिए तो जनता जनार्दन की सेवा केवल चुनाव का माध्यम नहीं, बल्कि आपदा आएगी तो आपदा से भिड़ते हुए भी हम अपनी जनता की सेवा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा, हर एक गरीब को राशन दिया गया, हर एक प्रवासी कामगार को राशन के साथ साथ भरण पोषण भत्ता दिया गया, हर एक पटरी व्यवसायी को भरण पोषण भत्ता दिया गया, पल्लेदार कुली को भरण पोषण भत्ता दिया गया, और साथ साथ महिलाओं के जनधन अकाउंट में 500 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था की गई। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया गया। उज्ज्वला योजना में जितने भी लाभार्थी थे उनको निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया, और वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा महिला पेंशन धारकों को 1000 रुपए के साथ साथ अग्रिम पेंशन की राशि भी अकाउंट में देने का कार्य किया गया था। भाइयों, ये कार्य सफलतापूर्वक करने के बाद आज आप देश के अंदर देख रहे होंगे, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है, किसी भी अन्य राज्य की आबादी उसकी आधी आती है, लेकिन उस सबके बावजूद कोरोना में सबसे अच्छा परिणाम भी उत्तर प्रदेश ने दिया है, आप सबके आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से। हम लोगों ने दिन रात किया, हमने कहा हमारी जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बीमारी
से भी बचाएंगे, लेकिन साथ साथ राहत का कार्य भी उसी मुस्तैदी के साथ करेंगे। मैं इस अवसर पर प्रशासन ने कोरोना वॉरियर्स में सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत की उसका स्वागत करता हूं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन को लक्ष्य लेकर के जो अभियान चलाया, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, मैं वही एहसास कराने के लिए आपके पास आया कि कार्य केवल कोरोना के दौरान नहीं हुआ, इससे पहले आप याद करिए देवरिया की पहचान में देवभूमि के रूप में होती है। पूज्य बाबा महर्षि देवराज बाबा की पावन साधना स्थली रही है, उनके नाम पे कोई स्थान नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में उनके आश्रम में कब्जा करने का प्रयास हुआ था और बाबा को यहां से वृंदावन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज देवराज बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोग ने देवरिया में किया है। अगले साल से हम प्रवेश भी प्रारंभ होंगे। यहां के नौजवानों को देवरिया, कुशीनगर के नौजवानों को देवरिया में ही मेडिकल में प्रवेश मिलेगा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या किसी अन्य शहर में जाने की बजाय देवरिया में ही लोगों को स्वास्थ्य की विशेषज्ञ सेवाएं देवरिया में ही प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। देवरिया में यहां पर तमाम लोग ऐसे होंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का महान क्रांतिकारी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर मेरे साथ बार बार प्रजापति समुदाय के लोग मुझे इस बात को कहते थे स्मारक बनना चाहिए। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण बार बार इस बात को कहते थे और भाइयों बहनों उसको हमने अपनी स्वीकृति दी। यहां पर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का भव्य स्मारक बनने जा रहा है। माटी कला बोर्ड के माध्यम से उस परंपरा से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। सोना सोनार के नाम पर एक ब्रिज का नामकरण करके उस महान क्रांतिकारी को भी सम्मानित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं इन क्रांतिकारियों के कारण, इनके रोज, इनके तेज, इनके बलिदान ने भारत को स्वाधीनता का राह दिखाया और स्वाधीनता के कारण आज भारत के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है, इसी त्याग और बलिदान के कारण मिला है। इस त्याग और बलिदान के प्रति हम नतमस्तक होकर के उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करेंगे। देवरिया के अंदर जल जमाव की समस्या का समाधान करने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। विगत वर्ष आपने देखा होगा कितना पानी आया था। उसके बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ, इस बार तो सराहत थी और अगले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि देवरिया जनपद देवरिया के अंदर जल जमाव की समस्या का समाधान होगा। हमारी सहानुभूति किसके प्रति? जनता जनार्दन के प्रति। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। गरीब को मकान बिना भेदभाव के हर गरीब को देने का कार्य हुआ। गरीब को शौचालय हर गरीब को देने का कार्य हुआ। राशन कार्ड हर गरीब को दिया गया। पेंशन की सुविधा का लाभ हर गरीब को दिया गया। रसोई गैस का कनेक्शन हर गरीब को, विद्युत का कनेक्शन हर गरीब को। जब योजनाओं में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, अब तो हम राशन की सुविधा भी और भाइयों बहनों पोषाहार की सुविधा भी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से घर घर पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं। लोकल स्तर पर माताओं को, बहनों को कार्य नहीं मिलेगा और हर ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सभी का भी गठन करने जा रहे हैं। एक गांव में एक या दो महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार इसके माध्यम से बैंकों के साथ में जोड़ेंगी। अब बैंक में लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को अपना पेंशन निकालना हो, किसी को बैंक में पैसा जमा कराना हो, गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में बैंकिंग सखी बैठ करके उस पैसे को जमा भी करेगी और उस पैसे को निकाल करके उस परिवार तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। रोजगार भी मिलेगा और माताओं बहनों को घर में बैठे बैठे काम भी मिलेगा।
सुविधा नहीं मिलेगी। ये कार्य इसलिए क्योंकि जनता के प्रति हमारी सहानुभूति है। क्या कर रही थी सरकारें पहले? ये कांग्रेस, सपा, बसपा क्या कर रहे थे? वो अपने लिए जी रहे थे। पहले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। हम लोगों ने पिछले 3.5 वर्ष में 3.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी है। आज नौकरी कोई बिकता नहीं और कोई नौकरी बेचने का कार्य करने का दुस्साहस करता है, उसको जेब के अंदर ठूसने का कार्य नहीं उतनी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार करती है। नहीं तो सपा की सरकार में क्या होता था? वे लोग झोला लेकर के निकलते थे और नौकरी की गुलामी करते थे। आज तो प्रदेश के अंदर हम नौकरी दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के कार्यक्रम को कितनी सफलतापूर्वक संपन्न किया। माध्यमिक शिक्षा में इसी कुशीनगर जनपद की बालिका ने मेडिकल की ऑल इंडिया की परीक्षा में टॉप किया है। हमने कहा उस बालिका का पूरा खर्चा आगे का जितना भी एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और जब मैंने उनके परिवार से पूछा कि पिता से मैंने पूछा लड़की के, मैंने कहा क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं तो एयरफोर्स में था, अपनी बालिका को पढ़ाना था, इसलिए मैंने सर्विस के बाद 20 वर्ष के बाद उन्हें अपना बीआरएस लेने का एक अवसर मिलता है। कहा बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए मैंने बीआरएस ले लिया था। तो मैंने कहा उसके बाद उन्होंने कहा साहब आपके यहां से नौकरी निकली, माध्यमिक शिक्षा में LT ग्रेड की शिक्षक की, मैंने भरा और मेरा चयन इसमें हो गया। बेटी मेरी टॉप कर गई मेडिकल में और मेरा शिक्षक के रूप में चयन हो गया है। यह है सरकार की कार्यपद्धति। नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता था। नहीं तो जब मैं आता था कभी यहां पर सपा के समय में आपने देखा होगा लार में कितना बड़ा दंगा हुआ था दुर्गा मूर्ति के विसर्जन को लेकर के। और उस समय जब मैं आया था मैं देखता था शाम के समय जब मैं इधर से निकलता था नौजवानों को मैं सड़क पे दौड़ते हुए देखता था। मैं पूछता था यहाँ पे व्यवसायी से, प्रमोद सिंह से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से क्यों दौड़ रहे हैं लोग? तो लोग मुझसे बताते कि भर्ती होने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं 1-2 बार पूछता था, गाड़ी रोक करके पूछता था, वो कहते थे साहब हम फिजिकली भी ठीक हैं, मेंटली भी ठीक हैं, हर प्रकार से हम परफेक्ट हैं, परीक्षा पास भी कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के समय में नौकरी नहीं मिलने वाली है। और भाइयों बहनों 1,37,000 प्रदेश के नौजवानों को पुलिस में हमने भर्ती करके दिखाया है। ये सब इन्हीं नौजवानों को मिला, हर जिले के नौजवानों को अवसर मिला। ये पुलिस में भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, विभिन्न विभागों में भर्ती हो, ये भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, निजी क्षेत्र में 20 लाख नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। और स्वतः रोजगार के साथ 1.5 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उन्हें 1.5 करोड़ लोगों को उसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये प्रदेश के अंदर पिछले 3-3.5 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, क्योंकि हमारी सहानुभूति प्रदेश के लोगों के प्रति है। हमारे लिए प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है। उसके सुख में, उसके दुख में, उसकी सुरक्षा के साथ खड़ा होना हमारा महत्व है। लेकिन भाइयों बहनों, देवरिया और कुशीनगर की चीनी मिल को बेचने वाले सपा बसपा के लोग आज किस मुंह से आपके बीच आते हैं? वो किस मुंह से आते हैं? इन लोगों ने तो यहाँ के किसानों के पेट पर भी जिस प्रकार से खिलवाड़ करने का कार्य किया था, यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इन्हें कोई अधिकार नहीं। आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर एक एक करके नई चीनी मिलों को लगाने का कार्य कर रही है। कोरोना नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ नए कार्य आगे बढ़ाए होते, लेकिन कोरोना को समाप्त करने के आह्वान में आप लोग जुड़िए। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, सरकार की नीति भी स्पष्ट है और नियम भी साफ है। हमारी सहानुभूति किसानों के प्रति है, गांवों के प्रति है, नौजवानों के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, व्यापारियों के प्रति है, समाज के प्रत्येक तबके के प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन सपा की सहानुभूति किसके साथ? अभी
आपने देखा होगा, इस समय हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। 15 वर्षों तक जो माफिया सत्ता की सरपरस्त बन करके गरीबों की, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके, जबरन गोली मार करके अवैध संपत्ति बनाई थे, इस समय हमारे एक अभियान चल रहा है ऑपरेशन माफिया। और ऑपरेशन माफिया में और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपका समर्थन है कि नहीं है? ऑपरेशन माफिया का समर्थन है या नहीं है? इधर से मैं बातों से पूछता हूं, जब किसी गुंडा और माफिया के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, आपको कैसा लगता है? जोर से बोलिए, इधर नहीं ये बोले पहले, आप बोलिए कैसा लगता है? माफिया और अपराधी की खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बुरा लगता है। आपने देखा होगा ना, उनका बयान आया था, उन्होंने बयान दिया कि इन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली तो अब इसको वापस क्यों लिया जा रहा है? हमने कहा गरीब और व्यापारियों का संपत्ति है तो वापस लेकर के गरीबों के लिए मकान बनाएंगे ना, फिर वहां पर गरीबों के लिए वहां पर फिर से आवास बनाने का काम करेंगे और व्यापारियों की संपत्ति होगी तो व्यापारियों को वापस करेंगे, लेकिन किसी माफिया को प्रदेश के अंदर पनपने नहीं देंगे। ये माफिया अपराधी समाजवादी पार्टी को ही मुबारक हो, और समाजवादी पार्टी की जगह कहां होनी चाहिए ये जनता जनार्दन तय कर चुकी है। 2014 में भी, 2017 में भी और 2019 में भी। इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं, जिनकी सहानुभूति पेशेवर अपराधी और माफियाओं के प्रति हो, क्या उन्हें समर्थन मिलना चाहिए? क्या उन्हें समर्थन मिलना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, हम इसीलिए आए हैं, समाजवादी पार्टी फिर से प्रदेश के अंदर दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी करना चाहती है। रोज नए षड्यंत्र करती है, रोज नए षड्यंत्र करती है। अब क्षमता तो स्वयं में नहीं रही उनमें, लेकिन अब षड्यंत्रों का सहारा लेकर के प्रदेश में दंगा कराना चाहती है। लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है, प्रदेश में दंगाइयों की जगह वो जेल होगी या कहीं और जगह होगी, प्रदेश के अंदर तो जगह हम उनको देने नहीं देंगे। 3.5 वर्ष में कोई दंगा हुआ है क्या? दंगा होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा तो संकल्प वही है। हम लोग करते थे और लोकसभा चुनाव में भी, जब मैं यहाँ पे डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी जी के समर्थन में सभा में आया था, नामांकन की सभा में आया था, और उस समय एक बात सामने आई थी। लोग मुझसे कहे थे कि भाजपा रोज कहती है कि रामराम हम आएंगे, मंदिर में ही बनाएंगे। आज तो हम लोग शिलान्यास करके भी आ चुके हैं ना राम मंदिर के, रामलीला के। अब आप खुश हैं? अब तो कोई संदेह नहीं है ना, हम केवल बोलते नहीं करके दिखाते भी हैं ना। और भाइयों बहनों, राम मंदिर के भव्य, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी शुभारंभ करने के साथ ही आज हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अगर कोई प्रदेश के अंदर दंगा करेगा, गरीब को, किसान को, व्यापारी की संपत्ति को जबरन कब्जा करेगा, अगर वह जबरन वहां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है। और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। प्रदेश के अंदर दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश के विकास में बाधक तत्वों को प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोई छूट सरकार नहीं देने जा रही है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं
लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है और सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी, जिसके समाज में वैमनस्यता बढ़े, जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक अभियान समाज को चलाना चाहिए और मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी विकास के इस अभियान के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। हम लोगों ने विकास किया है, हम लोगों ने सुरक्षा दिया है, हम लोगों ने निवेश का बेहतर माहौल दिया है, हम लोगों ने बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य किया है और आगे भी यह कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। इस देश से एक एक व्यक्ति का जीतना, एक एक प्रत्याशी का जीतना, ये प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के हित में आप सबके द्वारा दिया जाने वाला समर्थन देवरिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में नींव का पत्थर साबित होगा। इस देश से डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जी के पक्ष में आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ। भाइयों बहनों, मैंने आपसे इस बारे में कहा, हर कार्यकर्ता टिकट पाने का हकदार होता है, हर कार्यकर्ता टिकट पा सकता है और पाना भी चाहिए, लेकिन जिसे एक बार पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया वही अधिकृत प्रत्याशी है और अधिकृत प्रत्याशी के साथ यह आप सबसे अपील करने के लिए आपने आपके बीच में यहां पर आया हूं। ये देवरिया के विकास के लिए सुयोग्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच दिया है। आप सबसे मेरी अपील होगी कि 3 नवंबर को होने वाले देवरिया सदर के उपचुनाव में डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजय बनाने के भी आप सबसे करने के लिए मैं विशेष रूप से देवरिया में आया हूं। हमारा संकल्प कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अराजकता, भ्रष्टाचार, बेईमानी, दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं और दंगाइयों के लिए, माफियाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाले समाजवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजय बनाने की अपील करते हुए वाणी में होता